नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 19 फरवरी 1999। बहुत फैनफेयर के साथ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर जा रहे थे, एक नई डिप्लोमेसी की शुरुआत करने और अमन और शांति की आशा की एक नई पहल करने। माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत होगी, शांति और सौहार्द के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री लाहौर पहुंचे और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरी की पूरी यात्रा को खूब कवर किया। यह एंटिसिपेशन किया जाने लग गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब वो जो शत्रुता थी वो अब समाप्ति की ओर है और एक नए डिप्लोमेटिक एरा, एक नए डिप्लोमेटिक विजन के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो एंटिसिपेशन था, एक्सपेक्टेशन था, सिर्फ 3 महीने में ही ध्वस्त हो गया जब हुआ कारगिल। दोस्तों, हजेला आईएएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 26 जुलाई के दिन विजय दिवस, कारगिल दिवस के बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने सुना कि कार्यक्रम की शुरुआत, इस वीडियो की शुरुआत हमने एक बस यात्रा से की। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी के उस बस यात्रा को एक डिप्लोमेटिक फेलियर माना है। डिप्लोमेटिक फेलियर यानी कूटनीतिक विफलता मानी है कि अगर उन्हें बस यात्रा करके कारगिल युद्ध ही लड़ना पड़ गया तो कौन से शांति की पहल करने के लिए वो लाहौर गए थे। खैर, हम वापस कारगिल पर आते हैं। दोस्तों, मई 1999 का वर्ष था। मई 1999, अगर मैं और प्रिसाइज तरीके से बताऊं तो 3 मई 1999 का वर्ष था जब ताशी नामदयाल नाम के एक व्यक्ति, एक चरवाहा, एक शेफर्ड जो है, वो कश्मीर में कारगिल वाले इलाके में, लेह के कारगिल वाले इलाके में उसकी भेड़ गुम गई थी और वो भेड़ ढूंढते हुए पहाड़ों पर चढ़ता चला जा रहा था। और जब वो भेड़ ढूंढते हुए, अपनी शीप को ढूंढते हुए पहाड़ों पर चढ़ता चला गया तो उसे पता चला कि कुछ बहुत सारे ऐसे अनभिज्ञ किस्म के लोग वहां पर बंकरों में बंदूक, तोप, गोला, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र लेकर आ चुके हैं। ताशी नामदयाल को ये थोड़ा सा अचरज कर देने वाला लगा, क्योंकि वो उसी बॉर्डर इलाके में काफी लंबे समय से रह रहा था और ये एक्टिविटी उसे संदिग्ध लगी। उसने तुरंत अपनी पेट्रोलिंग यूनिट, जो नियरेस्ट पेट्रोलिंग यूनिट है, उसके पास जाकर ये बात कंप्लेन की कि भाई साहब, उसने ऐसी संदिग्ध गतिविधि पहाड़ों पर देखी है। हमारी आर्मी तुरंत हरकत में आई और आर्मी हरकत में आने के बाद जब इस पूरे के पूरे चीज की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि भारत की बहुत प्रमुख चोटियां लेह से लेकर कारगिल, लेह, द्रास सेक्टर की बहुत सारी चोटियों पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी एलओसी से 150 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और ऐसी बहुत सारी चोटियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक इंटेलिजेंस फेलियर था। दोस्तों, कारगिल युद्ध की बात तो होगी और विजय दिवस की बात भी होगी और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार एक बहुत ही असंभव से युद्ध में भारत ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए उस असंभव को संभव करके उस युद्ध को जीता। लेकिन कुछ खामियों को भी रेखांकित करना बहुत जरूरी है और वो खामी थी कि एलओसी से 150 किलोमीटर अंदर तक, एलओसी से 150 किलोमीटर अंदर तक ये इन्वेडर्स आए तो आए कैसे। हमारा इंटेलिजेंस यूनिट, हमारा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सभी चीजें सवालिया निशान खड़ा करती हैं। दोस्तों, मई 1999 में इस घटना के शुरू के बाद भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया और सारी चोटियों को दोस्तों एक एक करके खाली करना शुरू किया। दोस्तों, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, तीनों ने अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने शुरू किए, जिसके चलते हम इस असीमित और असंभव से युद्ध को जीत पाने में सफल रहे। दोस्तों, हमारी जो एयरफोर्स थी उसने ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब परिचित हैं कि ये वॉर असंभव सा वॉर इसलिए था क्योंकि इस वॉर में दुश्मन हाइट पर बैठा हुआ था और ऐसी छोटी मोटी हाइट पर नहीं, करीब 17,000 फीट की हाइट पर हमारा दुश्मन बैठा हुआ था। तो दुश्मन तो हमारी पूरी लोकेशन को देख पा रहा था, लेकिन हम दुश्मन की लोकेशंस को देख नहीं पा रहे थे। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था कि ना केवल मिलिट्री बल्कि हमारी एयरफोर्स और यहां तक कि नेवी ने भी दोस्तों इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। अब आप बोलोगे सर
नेवी ने कैसे किया, नेवी वाले पार्ट पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं मिलिट्री और एयरफोर्स की। दोस्तों, हमारे एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर नाम का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इतने दुर्गम इलाकों में और इतने ठंडे प्रदेशों में, इतनी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफीज में दुश्मन के बंकर को आइडेंटिफाई करना और उन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन पर हिट कर पाना एक कठिन और जटिल टास्क था। ऐसे में जरूरत थी कि हम अपने दुश्मनों के कोऑर्डिनेट्स को ज्यादा बेटर तरीके से पता लगा पाए, और ऐसे हाई एल्टीट्यूड वॉर्स भारत ने इससे पहले कभी नहीं लड़े थे। यानी भारत एक प्रकार से अपने पहली बार जीवन में एक हाई एल्टीट्यूड वॉर लड़ रहा था। इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के बंकर्स को लोकेट कर पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में दोस्तों, हमने मदद मांगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जिस जीपीएस का आज आप खूब प्रयोग करते हैं। हमने 1999 में उस जीपीएस को मांगा था और अमेरिका ने उस जीपीएस को देने से मना कर दिया था। दोस्तों, 1998 में हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और न्यूक्लियर टेस्ट कर पाने की वजह से हम पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसे में अमेरिका के दबाव में बहुत सारे देश इस परिस्थिति में भारत का सहयोग कर पाने में नानुकुर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हमारे साथ एक ऐसा देश आकर खड़ा हो गया जिसकी फैन फॉलोइंग आज भारत में इतनी ज्यादा है कि उसके अपने देश में भी उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, और वो देश था इजराइल। दोस्तों, इजराइल यूं तो अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी है, लेकिन भारत के इस क्रिटिकल जंक्शन पर जब भारत को एक नीड थी थोड़े से ड्रोन्स की, थोड़े से ऐसे इक्विपमेंट्स की जो दुश्मन की लोकेशंस का बेटर तरीके से पता लगा पाए, ताकि हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को हिट कर पाए, ऐसी परिस्थिति में इजराइल ने अपने ड्रोन्स और अपने लेजर गाइडेड मिसाइल्स हमें प्रोवाइड किए, जिसके माध्यम से हमने दोस्तों दुश्मन को बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के माध्यम से हिट किया। इजराइल पर दोस्तों उस वक्त अमेरिका ने काफी ज्यादा दबाव डाला कि आप भारत की किसी प्रकार की हेल्प ना करें, और इजराइल अमेरिका का कितना बड़ा सहयोगी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में गाजा में जो कुछ भी हो रहा है और अमेरिका किस स्तर पर जाकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, ये सब आपके सामने विदित है प्रत्यक्ष रूप से। उस वक्त भी अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डाला, लेकिन इजराइल अमेरिका के दबाव में ना आते हुए अनकंडीशनल तरीके से भारत का सहयोग प्रदान किया, और इजराइल द्वारा दिए गए उन्हीं इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके दोस्तों भारत की आर्मी ने और भारत की एयरफोर्स ने बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को टारगेट किया। उस वक्त हमारी नेवी भी पीछे नहीं हटी, और हमारी नेवी ने भी दोस्तों एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। दोस्तों, ये ऑपरेशन तलवार कहां है और वहां नेवी कहां से आ गई, समुद्र कहां से आ गया, ये आपको पता नहीं होगा, ले मैं आपको बता देता हूं। ये एक्चुअली में ऑपरेशन तलवार जो इंडियन नेवी ने परफॉर्म किया, ये अरेबियन सी में परफॉर्म किया। अरेबियन सी में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पीछे सीधा मकसद था पाकिस्तान पर दबाव डालना, पाकिस्तान पर इस प्रकार का दबाव डालना, एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस क्रिएट करना, और यह माहौल बनाना कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट और पाकिस्तान के अलग अलग पोर्ट्स पर कभी भी टारगेट कर सकती है। तो इंडिया ने अरेबियन सी में पाकिस्तान को पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब कर लिया और एक दबाव डालने की कोशिश की पाकिस्तान पर। दोस्तों, इसे कहा गया ऑपरेशन तलवार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कारगिल में जो विक्ट्री है इस पे सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो नेवी बैटलफील्ड पर तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान पर हर प्रकार का दबाव बना पा रही थी। दोस्तों, कुछ और बातें अगर हम करें तो कुछ और बातें इस कारगिल वॉर के बारे में करें तो ये एक बेहद मुश्किल वॉर था, बिकॉज जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि दुश्मन हाइट पर था। दुश्मन हाइट पर 17,000 फीट हाइट पर था और हमारी लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस कर पा रहा था। ऐसे में हमारे सैनिकों को रात के अंधेरे में दुश्मन से छिपकर उन हिल्स को, और ऐसी वैसी हिल्स नहीं, करीब करीब 17,000 फीट हाई हिल्स को ना केवल चढ़ना होता था बल्कि चढ़ करके अगले दिन सूरज उगने से पहले दुश्मन को हिट भी करना होता था। ऐसे में न जाने कितने हमारे वीर जवान जो हैं शहीद हुए, न जाने कितने जवानों ने अपनी शहादत मातृभूमि की इस सेवा में दोस्तों दी। दोस्तों, हम बात करें
कारगिल वॉर की, तो कारगिल वॉर हमारे लिए एक आई ओपनर जैसा भी था। कारगिल वॉर को यद्यपि हम जीत पाने में सफल रहे, लेकिन कारगिल वॉर के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था के सुब्रमण्यम कमेटी। इसे कारगिल रिव्यू कमेटी भी कहा जाता है। कारगिल वॉर में बहुत सारे लैक्यूनाज और लूपहोल्स निकल करके सामने आए जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने थे। पाकिस्तान ने प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की थी कि वो एक हाइट को कैप्चर करेगा और हाइट को कैप्चर करके इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो कारगिल वॉर का पाकिस्तान को था वो था नेशनल हाईवे 1A को ऑक्यूपाई करना। पाकिस्तान का दोस्तों आखिरी उद्देश्य था नेशनल हाईवे 1A को ऑक्यूपाई करके किसी तरीके से लद्दाख और कश्मीर के बीच में एक सेपरेशन पैदा करना। लद्दाख और कश्मीर के बीच में एक सेपरेशन, यानी कश्मीर को रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लद्दाख से अलग करना। दोस्तों इस पूरी की पूरी मुहिम में पाकिस्तान कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे के पूरे कारगिल वॉर के बाद हमारे मिलिट्री के समक्ष अलग अलग प्रकार के जो लैक्यूनाज और लूप होल्स हैं वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए, और उसको लेकर कारगिल रिव्यू कमेटी ने अलग अलग प्रकार की रिकमेंडेशंस दी जो कुछ इस प्रकार है। पहली अनुशंसा या उस अनुशंसा के आधार पर जो परिवर्तन किए गए उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति थी। कारगिल वॉर में साफ साफ ये देखा गया कि किस प्रकार आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स तीनों काम कर रही हैं, लेकिन तीनों के बीच में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन साफ साफ देखा गया। यह महसूस किया गया कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है जो इन तीनों ही सेनाओं के बीच में एक बेहतर कोहेरेंस, एक बेहतर सिनर्जी, एक बेहतर कोलैबोरेशन, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कर सके। दोस्तों इसी युद्ध के बाद CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है भारत में स्वीकृत हुआ, और तब से लेकर आज तक भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते रहते हैं जो तीनों ही सेनाओं के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, और समय समय पर इन तीनों ही सेनाओं का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कराते रहते हैं ऐसे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। दूसरे दोस्तों हम बात करें, आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद बड़ा चर्चा में रहता है। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद भी भारत में पहली बार कारगिल वॉर के बाद ही स्वीकृत हुआ। तो दोस्तों दो प्रकार के संस्थागत परिवर्तन यानी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं इस कारगिल वॉर के बाद हुए। पहला CDS की नियुक्ति और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति। दोस्तों कारगिल वॉर ने हमारे देश में बॉर्डर मैनेजमेंट के समक्ष खड़ी चुनौतियों को भी बहुत बुरी तरीके से उजागर कर दिया। हमारे बॉर्डर एरियाज का एक बेहतर प्रबंधन, एक बेहतर रखरखाव कितना आवश्यक है, इसको लेकर के भी एक नई चर्चा शुरू कर दी। हमारे बॉर्डर एरियाज में उसके बाद से लगातार ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जाने लग गई, ऐसी योजनाएं बनाई जाने लग गई जिसमें हमारे बॉर्डर एरियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाने लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाने लग गया, ताकि वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, लोगों को बसाया जा सके, ताकि मिलिट्री और कम्युनिटी इंटेलिजेंस के बीच में एक बेहतर कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। आज आप देख सकते हैं वाइब्रेंट विलेज स्कीम नाम की योजना 2024 में स्वीकृत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ही भारत के बॉर्डर एरियाज में अच्छे विलेजेस को डेवलप करना है। अच्छे विलेजेस का डेवलप करना मतलब जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, जहां बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हो, जहां बेहतर डिजिटल फैसिलिटी हो और जहां बेहतर आर्थिक या इकोनॉमिक फैसिलिटी हो। यानी कुल मिलाकर आप उन बॉर्डर एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जा सके ऐसे किसी गतिविधि में। याद करिए कारगिल में दोस्तों हमें जानकारी किसने दी थी? एक व्यक्ति नहीं दी थी कि यहां पर इंक्रोचमेंट हो चुका है। इस प्रकार के ह्यूमन इंटेलिजेंस को बॉर्डर एरियाज में बढ़ाए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसी के चलते भारत ने एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम भी लास्ट ईयर शुरू की। दोस्तों बॉर्डर मैनेजमेंट 1999 के बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में या एक बहुत बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के रूप में हमने डिस्कस करना शुरू किया। बॉर्डर मैनेजमेंट यानी बॉर्डर एरियाज में स्विफ्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, बॉर्डर एरियाज में एक बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ना केवल फिजिकल कनेक्टिविटी बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी वहां बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉर्डर एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होने चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन दोस्तों 1999 के बाद ही शुरू हुआ। अगर बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट हम 1999 से पहले कर लेते तो शायद
कारगिल युद्ध लड़ने की नौबत ही नहीं आती। ऐसा बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस ये हुई कि हम किस प्रकार एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए अपने आप को रेडी करें। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, आज आप देख रहे हैं गालवान में चीन से लड़ाई चल रही है, पैंगोंग में चीन से लड़ाई चल रही है, डेप्सांग में चीन से लड़ाई चल रही है। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कारगिल में था और इस चीज की पूरी संभावना है कि भविष्य में भी भारत को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, वो भी 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। चीन के साथ हाल में हुई गतिविधियां या चीन के साथ हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट से हमें इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में पता चलता है। दोस्तों, हाई वॉल्ट और हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, अगर आप देखेंगे हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम बाय कर रहे हैं, जैसे लाइट वेट कॉम्बैट व्हीकल्स को हम बाय कर रहे हैं, लाइट वेट मिसाइल्स को हम बाय कर रहे हैं, वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के डायरेक्शन में हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी अमेरिका के द्वारा हमें ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स यानी जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स देने से मना करना। उस वक्त ये चीज फील की जाने लग गई कि क्यों ना हमारे देश का अपना एक इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम हो। उस दिन के बाद से लगातार एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स की चर्चा हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में नैविक भी कहा है। भारत सरकार लगातार एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है और हो सकता है जीपीएस के तर्ज पर या बाकी दूसरे देशों के जो लोकल सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं उसके तर्ज पर हम अपने देश में भी एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर सकें, ताकि हमारी विदेशी निर्भरता, किसी भी प्रकार की विदेशी निर्भरता समाप्त हो सके। दोस्तों, कारगिल पर ढेरों वीडियोस बने जिसमें शौर्य की बात हुई, जिसमें वीरता की बात हुई। डेफिनेटली हजेला आईएएस उन सभी शहीदों को और उन सभी शहीदों की शौर्यता को नमन करता है, लेकिन कारगिल की कुछ लर्निंग्स भी थी जो भविष्य में हमें लेनी चाहिए और उन लर्निंग्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कारगिल विजय के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।